शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई नई पिक्चर जवान बॉक्स ऑफिस पे खूब नोट छाप रही है। पब्लिक की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस पिक्चर में दिखाई गई आधी से ज़्यादा घटनाएं असल ज़िंदगी में हो चुकी हैं। इस पिक्चर में दिखाए गए किसी भी मेन इंसिडेंट का मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी है तो भी इस वीडियो को आप बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हैं। इवन कि आपकी मूवी को देखने की क्यूरियोसिटी भी बढ़ सकती है। मूवी के सेकंड हाफ में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीन आता है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे छोटे बच्चे एनसीफेलिटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल ही नहीं होते अस्पताल में। मूवी में डॉक्टर इराम को दिखाया गया इस सीन में, जो बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब ये नाकामयाब रहती है तो सरकार इनको ही गलत ठहराती है। एक झूठा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया जाता है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ठीक सेम इंसिडेंट हुआ था अगस्त 2017 में यूपी के गोरखपुर शहर में। वहाँ के एक सरकारी अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चे मर जाते हैं सिर्फ 3 दिन में, जब अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। उस समय के दौरान डॉक्टर काफिल खान वहाँ पे एक पेडिट्रिशियन की तौर पर काम कर रहे थे। जब इन्हें पता चलता है कि ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रही है तो ये तुरंत हायर अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्म करते हैं। वहाँ से जब कोई भी मदद नहीं मिलती है तो ये खुद के अपने खर्चों पर भी ऑक्सीजन सप्लाई प्रोक्योर करते हैं। लेकिन जब मीडिया में ये न्यूज़ आती है तो सारा इल्ज़ाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है मेडिकल नेग्लिजेंस ऑफ करप्शन का। नौकरी से इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर 9 महीने तक ये जेल में रहते हैं। एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि जेल में कैसे इन्हें मारा गया और 4-4, 5-5 दिन तक इन्हें कुछ खाने को भी नहीं दिया गया और भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी इनकी कि ये महीनों तक सो भी नहीं पाते थे। And they used to make me naked. They used to beat me with a stick. They didn't give me food or water for 4-5 days. अप्रैल 2018 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिलती है। कोर्ट का कहना था कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था इनके खिलाफ जिसमें ये साबित हो सके कि इन्होंने कोई गलती की है। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल भी बनाया गया था इनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर भी ये चीज़ का पता चलता है कि इनके ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा होता है कि कैसे 11 और 12 अगस्त को इनके ऑनेस्ट एफर्ट्स की वजह से 500 से ज़्यादा जंबो सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स में आ पाए अलग अलग कंपनियों से। जवान फिल्म में ये भी दिखाया गया था कि कैसे जब डॉक्टर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने बच्चों के माता पिता को एम्ब्यू बैग्स दिए थे। ये चीज़ भी असल में हुई थी। गोरखपुर इंसिडेंट से आई हुई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यू बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिरी दम तक कोशिश करते रहे और कई माता पिता ने तो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी देखा। डॉक्टर काफिल का कहना था कि उन्हें स्केपगोट बनाया गया था कि ये एक मैनमेड ट्रेजेडी थी। 30 से ज़्यादा चिट्ठियां लिखी गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटीज़ को और यूपी सरकार को। 63 लाख रुपीस का बिल पेंडिंग था ऑक्सीजन सप्लायर्स को, जो उन्हें महीनों से नहीं दिया गया था। बार बार एक ही चीज़ बताई गई कि ऑक्सीजन सप्लायर्स को पे कर दो ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आती रहे अस्पताल में। गोरखपुर ट्रेजेडी से ठीक एक दिन पहले 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद इस हॉस्पिटल में गए थे। हम सबको पता है कि देश में सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है, लेकिन एक्चुअल में कितनी ख़राब है ये हमें पता चलता है जवान फिल्म से और गोरखपुर इंसिडेंट से। भारत में रहने वाला हर 5वां इंसान गरीब है। वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करा सकता। सरकार चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक से टैक्स लेती है। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन अस्पतालों को ठीक करा जाए। जवान फिल्म में एक स्टेटमेंट दी जाती है कि अगर सही नीयत हो तो पूरे देश भर में इन सरकारी अस्पतालों को सिर्फ 5 दिन में सुधारा जा सकता है। दूसरा बड़ा प्लॉट जो फिल्म में दिखाया गया है वो है खराब हथियारों का। हमारे देश के सिपाही शहीद होते हैं अपने खुद के खराब हथियारों से, जिन्हें बनाया जाता है किसी क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के द्वारा। इस चीज़ को लेकर भी असल ज़िंदगी में काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं।
2012 में इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखकर कहते हैं कि आर्मी की जो टैंक फ्लीट है वहां पर क्रिटिकल एम्यूनेशन की सख्त कमी है। 2015 में इंटायर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से हमारे सोल्जर्स को बेकार क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से उनकी जान को रिस्क होता है। इस PIL में एक घायल जवान की इंटरव्यू मेंशन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे डिफेक्टिव इंसेस की वजह से उनको छत्तीसगढ़ में एक मैसकर हुआ। 2017 में एक CAG रिपोर्ट बताती है कि कैसे 40% इंडियन आर्मी की एम्यूनेशन इतने कम लेवल पर है कि अगर एक वार हो जाती है तो 10 दिन से ज़्यादा ये हथियार नहीं चलेंगे। 2018 में इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए क्योंकि ये ट्रायल के टाइम मेड इन इंडिया हथियार पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। 2020 में एक इंटरनल आर्मी असेसमेंट फ्लैग किया जाता है कि कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें से 27 जवान शहीद भी हुए हैं एंड अ लॉस ऑफ 960 करोड़ रुपीस। ये वेपन्स को सप्लाई किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OFB के द्वारा। सितंबर 2022 हाल ही में एक रिपोर्ट है बॉलमन की जो ये बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस कुछ क्रिटिकल वेपन सिस्टम इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से इंडिया काफ़ी वल्नरेबल है चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को लेकर। 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट बताती है कि कैसे पिछले 5 सालों में 55 जवानों ने अपनी जिंदगियां खोई, 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स में। एक और रिपोर्ट 2022 की जो ये बताती है कि 400 से ज़्यादा MiG-21 क्रैश हुए पिछले 60 सालों में, जिस वजह से 200 पायलट्स और 60 सिविलियंस नहीं रहे। ये इंसिडेंट्स को आमिर खान की रंग दे बसंती फिल्म में भी इसका जिक्र किया गया था। तीसरा सबसे बड़ा इशू जवान फिल्म में जो दिखाया गया है वो है कॉरपोरेट फंडिंग। इस फिल्म में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेटली कॉरपोरेट पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाइनेंस बिल 2017 पास किया था, जिसकी मदद से पॉलिटिकल पार्टीज को सीक्रेटली डोनेशन देना अलाउ किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। ऐसी कोई लिमिट ही नहीं थी कि कितना पैसा आखिरकार दिया जा सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदे में। इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि बीजेपी को 2018 और 2022 के बीच में 5,270 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली सीक्रेटली। ये फंडिंग किसने दी कोई नहीं जानता। इस बिल के जरिए ये यही छिपाना चाहते थे कि किसने फंडिंग दी। इसी समय के दौरान कांग्रेस पार्टी को 964 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली और तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपीस की। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि कैसे स्विस बैंक में पड़े हुए काले धन को वो देश में वापस लाएंगे। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लेकिन असल में क्या किया इन्होंने? जितना भी पैसा इन्होंने इकट्ठा किया सब छिपा दिया। अब चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी, इनको कोई भी फंडिंग दे किसी को पता ही नहीं चलेगा। और एक एक्सपेंडिचर लिमिट होती है कि एक कैंडिडेट अपने पॉलिटिकल कैप्शन पर कितना पैसा स्पेंड कर सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। पर लोकसभा की इलेक्शन में ये लिमिट 75 लाख रुपीस से लेकर 95 लाख रुपीस के बीच में है। एज एन एग्जाम्पल हम लोकसभा की हर एक सीट की अपर लिमिट भी लेते हैं 543 सीट्स मल्टीप्लाई बाय 95 लाख, तो ये 500 करोड़ रुपीस के आसपास होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 500 करोड़ से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकती। लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट ने बताया कि कैसे बीजेपी ने 2019 की लोकसभा इलेक्शन में 27,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करे और नवंबर 2019 में बीजेपी ने खुद अपना सबमिशन दिया था इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने 1,264 करोड़ रुपए स्पेंड किए 2019 की लोकसभा इलेक्शन में। मैक्सिमम लिमिट 500 करोड़ है, ये स्पेंड करते हैं 27,000 करोड़ और बताते कितना है 1200 करोड़। अरे भाई ये कैसे कर लेते हो यार, हमें भी तो बताओ।
जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे फिल्म का विलन फॉरेन इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जा सकता है। एक एक वोटर को 10-10 हज़ार रुपये दे तो वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर देगा। ये चीज़ फिल्म में ज़रा गलत बता दी इन्होंने। एक्चुअल में हमारे देश में तो लोग 1 किलो चिकन के लिए या एक शराब की बोतल के लिए भी अपना वोट बेच देते हैं। और 2019 की लोकसभा इलेक्शन में 3,456 करोड़ रुपीस के सीजर्स हुए, जिसमें से कैश, गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग्स सब दे के वोट्स खरीदे गए। वोटर्स को खरीदना तो दूर की बात, पॉलिटिकल पार्टीज एमएलएस को ही खरीद लेती हैं, मीडिया को ही खरीद लेती हैं। फिर ये दोनों मिलकर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं, जनता के बीच नफरत फैलाते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद बड़ा मुद्दा उठाया जाता है पिक्चर में देश के पोल्यूशन से संबंधित। बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारी हवा और पानी को प्रदूषित करती हैं। रियल लाइफ की ही अगर बात करें तो रैंडमली सर्च करके जब मर्जी देख लेना आप, ढेर सारे आर्टिकल्स और रिपोर्ट मिल जाएंगे आपको। 2006 में छत्तीसगढ़ में आयरन और माइनिंग की वजह से 2 नदियों का पानी गंदा हो गया और 100 गांव जो इन नदियों के किनारों पर बसते थे उन्हें ये पानी का इस्तेमाल करना पड़ा अपनी डेली यूजेस के लिए। 2013 की एक रिपोर्ट बताती है कि 80% इंडियन सीवेज अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है, जिसके पीछे हजारों फैक्ट्रीज का हाथ है। 2017 Maharashtra polluting factories are making its river the filthiest in India। सितंबर 2018 मैगेसी अवार्ड विनर राजेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा। अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट एक साधु बन जाते हैं। गंगा नदी को बचाने के लिए ये एक फास्ट पर बैठते हैं। इनकी डिमांड थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग पर जो गंगा नदी के किनारों पर होती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी पर उसका कोई जवाब नहीं आया। फास्ट पर 111 दिन तक बैठने के बाद भूख के मारे इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गंगा की सफाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल ने आखिरकार गंगा के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिसके बाद पीएम ने अफसोस प्रकट किया। नमामि गंगा प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए, जिसकी डेडलाइन 2021 थी। इस साल नमामि गंगा मिशन 2 अप्रूव किया गया और 22,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और डेडलाइन बनाई गई 2026। लेकिन 2026 तक इनका टारगेट सिर्फ गंगा नदी के पानी को इतना साफ करना है कि वो सिर्फ नहाने लायक हो जाए, पीने लायक नहीं। ये वो कोशिश करेंगे कि 2026 तक सिर्फ नहाने लायक ही हो पाए। और गंगा नदी ही नहीं, अभी तो और भी नदियां हैं। 2021 का आर्टिकल, कर्नाटका 1764 मिलियन लीटर सीवेज नदियों में हर रोज डंप करता है, 40% अनट्रीटेड। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं है वो। सितंबर 2022 झारखंड की दामोदर नदी का पानी टॉक्सिक बन चुका है। लोग इस पानी का इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं। लोकल पावर स्टेशंस और माइनिंग कंपनीज पैसा बचाने के लिए बारी पहाड़ियां ऐश की इस नदी में डंप करती हैं। 2023 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज हैं जो अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही हैं। पानीपत पहले नंबर पर है 181 पोल्यूटेड फैक्ट्रीज के साथ, गड़गांव नंबर 2 पर है 100 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। और कारण है कि जवानों फिल्म का विलन ओपनली सबको फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शन जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो। इंडिया में तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, जितनी फैक्ट्रीज लगानी है लगाओ, जितना चीप लेबर का इस्तेमाल करना है करो, गंदगी फैलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का विलन ये भी बताता है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस इतनी फेवरेबल हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी डेवलप देशों में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो भारत में नहीं होती हैं। मूवी में काफ़ी सीन्स पूरी तरह से दिखाए नहीं गए और चेंज भी किए गए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा। सेंसर बोर्ड ने काफ़ी सीन्स को काटा। आगे बढ़े तो कुछ ऐसे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैन हैं पर इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट में 116 पेस्टिसाइड्स को बैन करने की मांग भी की गई थी। 2013 में जब अनुपमा वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड करी गई थी इन डेंजर पेस्टिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए,
तो इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया और 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं हुआ और 2017 में जाकर सरकार ने सिर्फ 12 पेस्टिसाइड्स को बैन किया और कहा गया कि 6 और पेस्टिसाइड्स को हम धीरे धीरे फेस आउट करेंगे और 166 पेस्टिसाइड में से बस 18 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया। फिर एक और कमेटी बनाई गई जिसमें और पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाना चाहिए देश में। फिर 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई, फिर भी सिर्फ 3 पेस्टिसाइड्स को ही बैन किया गया फरवरी 2023 में जाके। ऐसा आखिर क्यों कर रही है हमारे देश की सरकार? रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये देशवासियों की नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की चिंता करते हैं। अगर इन्होंने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया तो उनके धंधों पर भी फर्क पड़ जाएगा। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि जब भी कोई कमेटी कोई रिपोर्ट निकालती है तो तुम लोग क्या करते हो कि कोई एक्शन लेने की बजाय नई कमेटी बना देते हो। क्यों तुम इन पेस्टिसाइड्स को बैन क्यों नहीं करना चाहते हो? दूसरे देशों में ये ऑलरेडी बैन है। अब आगे बढ़ते हैं। 2017 की ये रिपोर्ट बताती है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन पोल्ट्री फार्म्स एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं। इतनी ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं इन मुर्गियों को कि ये रेसिस्टेंट इंसानों तक भी पहुंच रही हैं। इट मीन्स कि अगर इंसानों को ऐसी कोई भी बीमारी होगी जो एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस हो तो इंसानों पर ये एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगी। फिर जाकर सरकार ने कोई अच्छा काम किया था। 2017 में एक परसेमेबल लिमिट सेट कर दी कि कितना एंटीबायोटिक्स मुर्गियों में डाला जा सकता है। लेकिन फिर एक साल बाद 2018 की इस खबर को देखिए, इंडियाज फार्म चिकन्स डोज्ड विद वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स। ये एक स्टडी हुई थी जिसमें मिला कि ये एक लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक कोलेस्टेन ये कितनी भारी मात्रा में इंडिया में मुर्गियों को दिया जा रहा है। 2019 में जाकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इस एंटीबायोटिक को बैन करती है। इस बात से ये पता चलता है कि जहाँ पर एक्शन लिया भी जा रहा है वहाँ पर किसी न किसी रिपोर्ट का वेट किया जाता है। जब देश का सारा मीडिया वकाऊ होगा तो ऐसी रिपोर्ट्स कहीं छपेंगी ही नहीं और सरकार को कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना रिपोर्ट्स के तो हमारी सरकार कोई भी एक्शन ही नहीं लेती है। दूसरे देशों से कंपेयर करके देखें तो यूरोपियन यूनियन में एंटीबायोटिक को एनिमल फीड में इस्तेमाल करने पर इस पर 2006 में ही बैन लगा दिया था। 2020 में यूरोपियन यूनियन की एक नई लेजिस्लेशन आई जिसमें हर एंटीबायोटिक पर बैन लगाया गया है फार्मिंग में। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मीट में एंटीबायोटिक्स यूज किया गया है वो भी बाहर के देशों से यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। अब आपके सामने हैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज की रिपोर्ट्स जो कैसे इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाती हैं। 2017 में अमेरिका में KFC को प्रेज किया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो कोई भी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करेंगे अपने चिकन में। उसी साल बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे चिकन में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं होगी। लेकिन क्या सब फास्ट फूड कंपनीज ने इंडिया में भी ऐसी कमिटमेंट करी है? सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने 2020 में इन कंपनीज को रीच आउट किया था और इनकी तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आया। इसमें जवान फिल्म में ये भी बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे सरकार बड़े बड़े अरबपतियों के बैड लोन्स माफ़ कर देती है। रियल लाइफ में देखें तो लास्ट मंथ ही मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस ने बताया लोकसभा को कि पिछले 9 सालों में बैंक्स ने 14.56 लाख करोड़ NPS राइट ऑफ किए। इनमें से 50% से ज़्यादा अमाउंट लार्ज कॉर्पोरेट्स का था और जब इन लोन्स को रिकवर किया जाता है तो बैंक सारा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को बताया था इसी साल मार्च में कि पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स 14% रिकवरी कर पाए रिटर्न ऑफ लोन्स की। इन NPS के अलावा कुछ और भी अरबपतियों के केसेस हैं जिन्होंने बैंक से लोन तो लिया लेकिन देश छोड़कर भाग गए, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। जवान फिल्म में बड़ा ही अच्छा कंपैरिजन किया गया है इन लोन राइट ऑफ्स को जो इन बड़े बड़े अरबपतियों और क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को दिए जाते हैं और जो लोन्स आम इंसानों को भी दिए जाते हैं देश में। 2019 की इंडिया स्पेंड रिपोर्ट बताती है
टॉप 12 कॉर्पोरेट एनपीएस का खर्चा 2 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फार्म लोन वेवर्स से। 2017-18 से लेकर फरवरी 2019 के बीच 10 स्टेट गवर्नमेंट्स ने फार्म लोन वेवर्स दिए थे, जिनका टोटल अमाउंट था 184,800 करोड़ रुपीज़। लेकिन जो टॉप 12 एनपीएस का उनका अमाउंट इनसे 2 गुना ज़्यादा है, रुपीज़ 345,000 करोड़। और वहीं दूसरी तरफ जब किसानों का लोन माफ़ करने की बात आती है तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसान जब अपना लोन नहीं वापस दे पाता तो अक्सर वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन ये बड़े बड़े अरबपति, क्या कभी सुना है कि ये अगर लोन वापस नहीं देने की वजह से क्या कभी इन्होंने आत्महत्या करी हो? जवान फिल्म में बहुत ही पावरफुल सीन है, इसको लेकर मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। किसानों पर जब कर्ज आता है तो उनकी पूरी लाइफ का सवाल होता है। 2021 में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। मैं अगले 5-10 दिन में एक और वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि फार्मिंग को सबसे अच्छे से कैसे किया जा सकता है, जिससे किसानों को लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, किसानों को रेंट पर जो मशीन्स हैं वो भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसान खुशी खुशी अपनी खेती कर पाएंगे और मिडल मैन जो उनकी जो अर्निंग्स हैं उनके बीच में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं ये बता नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो वरना और लंबी हो जाएगी। बाकी जवान फिल्म में एक और शाहरुख खान का एक बड़ा ही कमाल का डायलॉग है, अगर फिल्म नहीं देखी है तो सुनिए जरा। ये छोटी सी आदत होगी जो आप हर जगह करते हैं, सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकड़ तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त कितने सवाल करते हो, इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उनकी धन, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, 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 सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो। वहीं कुछ लोग ऐसी पिक्चर्स को दिल से पसंद करते हैं। बहुत अच्छी मूवी थी, अगर अभी भी लोगों को मैसेज समझ नहीं आ रहा है देन दे आर ब्लाइंड। मैं जवान हो गया तो पिक्चर देखने को आई, 60 साल की हो गए। नहीं करूंगा विरोध, शाहरुख खान जी बोलूंगा अभी। और कई दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बातें करते हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। और ये दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जवान फिल्म को एक्सपोज नहीं करती है, बल्कि जवान फिल्म में दिखाए गए इंसिडेंट्स को रियल लाइफ में एक्सपोज करती है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ आप गलत पिक्चर्स और वीडियोस या फिर फालतू मीम्स एक दूसरे को सेंड करते हैं, वहीं ऐसी चीज़ें लोगों को बताएं और दिखाएं जिससे वो जागरूक नागरिक बन सकें, उन्हें पता चले कि देश में आखिरकार चल क्या रहा है।
और अब इलेक्शंस आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो सोच समझ के शाहरुख खान की बातों को ध्यान में रख के ज़रूर अपना कीमती वोट देना, ठीक है। और अगर अभी तक जवान पिक्चर नहीं देखी है तो जब भी देखो तो इस वीडियो में बताई गई जितनी भी बातें हैं उनको ध्यान में रख के ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का कोई भी ऑफिशियल जो कॉपीराइट सेगमेंट है वो हमारे पास मौजूद नहीं है और हमें मिला भी नहीं। यूट्यूब चाहे तो जब मर्जी हमारी इस वीडियो को ब्लॉक कर सकता है, फिर भी हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करी बिना किसी डर से। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना और वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन लोगों का जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।